सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हमारे साथ में विवेक नाहर। ओके, नाहर साहब, ऑल इंडिया रैंक 43, राइट? या हाय गाइस। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नाहर साहब है हमारे साथ में, विवेक नाहर फ्रॉम दिल्ली। और इन्होंने स्कोर किया है अभी सीए फाइनल दिसंबर 21 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 43। तो लेट्स सी कि उन्होंने ये कैसे किया, उनकी क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ओवर द पीरियड। ओके, कैसे उन्होंने आर्टिकलशिप में अपनी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज किया, कैसे उनकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी रही है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, कि कैसे कैसे इन्होंने अप्रोच किया, क्या मटेरियल बेसिकली इन्होंने फॉलो किया, और डिप्रेशन को ये कैसे हैंडल करते थे। ओके, 6 महीने तक कंटिन्यूस कैसे पढ़े। चलिए जानते हैं सारे क्वेश्चंस के जवाब वन बाय वन मिस्टर विवेक नाहर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक जी, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? सो ठीक है। मैं विवेक नाहर बेसिकली फ्रॉम मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैंने अपनी आर्टिकलशिप वगैरह दिल्ली से की है और सीए फाइनल की स्टडीज भी दिल्ली से की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2016 में अपना 12th क्लियर किया। ओके। आफ्टर 12th मैंने दिसंबर में सीपीटी का एग्जाम दिया था। सीपीटी का एग्जाम देने के बाद में जब मेरा सीपीटी क्लियर हो गया, देन आई हैव जॉइन माय रेगुलर कॉलेज फ्रॉम पीजीडीएवी दिल्ली यूनिवर्सिटी। After that, I had appeared for IPCC in 2018. So मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया हूँ आईपीसीसी। तो आईपीसीसी में मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे, मई 2018 एंड नवंबर 2018। सो बट आईपीसीसी में आई हैव स्कोर्ड 532 मार्क्स। तो उस अटेम्प्ट में मेरे को जितना याद है, मैंने रैंक को मिस किया था बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट दैट वाज ऑडिट। सो मैं ऑडिट में फेल हो गया था, तो उसकी वजह से रैंक को मिस किया था। तो उस टाइम मेरे को ऐसे लगा कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो शायद रैंक आ जाती। तो वो थॉट प्रोसेस रैंक का उस टाइम से मेरे दिमाग में था कि हाँ रैंक अब सीए फाइनल में, मतलब रैंक का नहीं सोचना, लेकिन ये मिस्टेक नहीं करनी कि मैं किसी सब्जेक्ट को पीछे छोड़ दूं या किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाऊं। तो मेरी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से यही रही कि हाँ सारे सब्जेक्ट को सेम वेटेज देना है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि इक्वल इक्वल अलग अलग वेट देना है, सब सब्जेक्ट को सेम वेटेज देना है। तो उसके बाद में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन की जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया। तो आरएसएम इंटरनेशनल में एस एस सुराना एंड एसोसिएट्स, सो उससे मैंने आर्टिकलशिप किया है इनडायरेक्ट टैक्स फील्ड में। तो आफ्टर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप मैंने फिर सीए फाइनल अटेम्प्ट दिसंबर 2021 दिया, और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने अचीव किया ऑल इंडिया रैंक 43। सो दैट वाज माय ब्रीफ आपके इंट्रो। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने थे विवेक? सो सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट इन द एसएफएम 86 मार्क्स, जीएसटी 83 मार्क्स, देन एफआरएन इलेक्टिव इलेक्टिव मैंने इकोनॉमिक लॉस चूज किया था। सो 73 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एफआरएन इलेक्टिव। देन ऑडिट में 57, लॉ में 58, एंड डीटी में 50 मार्क्स, एंड एनी सब्जेक्ट लेफ्ट। कुछ नहीं रहा, हो गया। ओके भाई, लो में क्या किया था मैंने लो के कारण ही पेपर बट ठीक है, आप सबको पता ही है जैसे मेरा रिजल्ट क्या रहा। मेरा लो के कारण लो में मेरे सिर्फ 31 आए, रिवोल्यूशन ओके। किया हुआ है। तो देखो अभी क्या रहता है, बट कोई नहीं, फिर से प्रिपेयर करना है। बट लो में ऐसा क्या किया था भाई कि 58 मार्क्स? एक्चुअली मेरी सीए इंटर एंड सीए फाइनल में बहुत दोनों में सेम स्ट्रेटेजी थी। तो मैंने मुनीश भंडारी की बुक को रेफर किया था। मैंने कोई क्लास नहीं ली थी सी इंटर में भी और सी फाइनल में भी। तो मैंने मुनीश भंडारी सर की बुक को रेफर किया था। तो उसमें एक्चुअली मेरे को उनकी बुक बहुत अच्छी लगी, मतलब कॉन्सेप्चुअली भी ठीक है और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। सो मेरे को वो बुक अच्छी लगी थी, तो मैंने उसी को फॉलो किया था। तो फर्स्ट आई डिड टेक्स्ट बुक ऑफ मुनीश भंडारी सर। तो फर्स्ट मेरा सबसे पहले मैंने उसको डीपली स्टडी किया था ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप। तो जब मेरे को लास्ट 6 मंथ्स मिले थे, तो उस टाइम फर्स्ट जो रिवीजन था उसमें वापस से मैंने डीप स्टडी किया था उसी टेक्स्ट बुक को। ठीक है। आफ्टर दैट वो टेक्स्ट बुक एक्चुअली वेरी लेंथी है, तो उसके बाद आपको रिवीजन के लिए आप बुक से नहीं कर सकते, तो आपको हैंडबुक या फिर कोई समरी चाहिए होती है। तो मुनीश भंडारी सर की एक हैंडबुक आती है, तो वो एकदम ठीक है, मतलब उसमें आपको रिवीजन करना है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो मैंने फॉलो किया।
और साथ साथ में पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, ना मैंने अलग से कोई टेस्ट सीरीज भी फॉलो की, कोई भी टेस्ट सीरीज भी फॉलो नहीं की। बट हाँ, मैंने उसके क्वेश्चंस पहले अपने से देखे, उसके बाद में उसका आंसर देखा, और उससे मेरे को काफी हेल्प हुआ। तो लॉ में मेरी यही सिंपल स्ट्रेटेजी थी। तो सो हो गया। हो गया। हाँ, ओके। ये लो का तो सही था। तो मतलब सेल्फ कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? लो सेल्फ था, ये लॉ सेल्फ था, एंड कॉस्टिंग सेल्फ था, ऑडिट सेल्फ था, एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, एंड एसएफएम, जीएसटी। बिकॉज मैं जीएसटी में काम कर रहा था, तो मेरे को एसएफएम सेल्फ जीएसटी, था। एसएफएम सेल्फ किया, एंड जीएसटी भी सेल्फ किया मैंने। तो एसएफएम में जीएसटी मेरी एक बार के लिए समझा जा सकता है, आईसीए का मॉड्यूल है ही ना, यहाँ सेल्फ हाँ कर सकता है। बट एसएफएम में तो कई कई क्वेश्चन आईसीए के ही होंगे, तो फिर उनको कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया? क्योंकि एसएफएम मेन के थिंग्स लिए वही है। मटेरियल ओके है, आईसीए की जो बुक है वो कॉन्सेप्ट्स के लिए ओके है, बट उसके अलावा आपको ऑथर की बुक फॉलो मतलब करनी चाहिए। ऑथर की बुक में क्या ले सकते हो आप, एक आपको कॉन्सेप्ट की बुक अगर कोई रेफर करनी है, मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ आईसीए का मटेरियल रेफर किया कॉन्सेप्ट्स के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कंपाइलर, क्वेश्चन बैंक आते हैं सर के, जैसे मैंने मयंक अग्रवाल सर का क्वेश्चन बैंक रेफर किया था। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करता था, समरी मिल जाती है आपको कॉन्सेप्ट्स की, आजकल टेलीग्राम पे समरी मिल जाती है आपको, अच्छी समरी मिल जाती है। तो आप उस समरी से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, देन उसी कॉन्सेप्ट की आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो। तो 2 to 3 टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ना आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहता है, तो आपको फिर रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता है। तो फर्स्ट ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप मैंने एसएफएम एक बार किया था डीपली एकदम, टोटल कॉन्सेप्ट्स एंड सारे क्वेश्चंस। और फर्स्ट रिवीजन में भी, बिकॉज मेरे पास 6 मंथ थे क्योंकि डिले हो गया था, तो फर्स्ट रिवीजन में भी मैंने फर्स्ट रिवीजन में टोटल सारे क्वेश्चंस किए थे, बट फर्स्ट रिवीजन के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि मेरे से नहीं हुए। और हाँ, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन जरूर मार्क किया था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन इजी है छोड़ दो इसको, वापस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन जरूर मार्क करना चाहिए। तो उससे क्या फिल्ट्रेशन हो गई क्वेश्चंस की, और 50% से भी लेस क्वेश्चंस बचे थे सेकंड डिवीजन के लिए। सो वो काफी हेल्प की। तो तो यही टोटल स्ट्रेटेजी थी फिर सेकंड करके, और फाइनल डे के लिए मैंने अराउंड 10 to 12% क्वेश्चंस रखे थे। तो फाइनल डे में वो रिवाइज करके, कॉन्सेप्ट रिवाइज करके और एग्जाम दिए। विवेक, टोटल 3 ईयर का पीरियड था इंटर्नशिप का, तो उसके हाँ अंदर जी। स्टडी को कैसे प्लान किया था, या फिर लास्ट 6 मंथ में ही मेन किया था, या फिर पहले एक बार था कि सारा हो चुका है सिलेबस? क्योंकि ये सो ये इन ये मेरे मेरे केस में बहुत डिफिकल्ट रहा है। मैंने ऑफिस पे पूरा फोकस किया। मैंने 3 ईयर में कुछ नहीं किया, और लास्ट में फिर 6 मंथ में उठा के बैठा, तो पता चला क्या गलती कर दी मैंने। तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसी गलती कोई और ना करे, तो अपन वहां पे बोल सकते, यू हैव टू प्लान अलोंग विद, बिकॉज मटेरियल बहुत वास्ट है, कहीं लिमिट ही नहीं आती है। सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत वास्ट है, आई एग्री। सो मेरे केस में क्या था कि मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में था, तो इतना वर्क प्रेशर रहता है जीएसटी ऑडिट्स के टाइम, या फिर रिफंड्स की डेडलाइंस होती हैं, उस टाइम वर्क प्रेशर रहता है, आपको 9 o'clock 10 o'clock तक काम करना पड़ता है रात तक। लेकिन उसके अलावा काफी मेरा ज्यादा वर्क प्रेशर रहा नहीं, मतलब सुबह 8 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक मेरा ऑफिस का काम होता था। आफ्टर दैट आई एम फ्री फॉर व्हाट आई कैन डू, है ना। तो मेरा क्या था, और मैंने सीए फाइनल एग्जाम 2.5 years में दिए। तो जैसे ही मेरा अप्रैल 2019 में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट 6 मंथ मैंने कुछ भी कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं ली। तो फर्स्ट 6 मंथ मैंने टोटली काम पे ध्यान दिया एकदम, और उस टाइम वर्कलोड भी अच्छा खासा लिया था। तो फर्स्ट 6 मंथ मैंने कोई भी प्लानिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बट आफ्टर 6 मंथ्स आपको कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स आप जो ज्वाइन कर सकते हो वो होते हैं एफआर या फिर एसएफएम, क्योंकि इनमें एफआर में चेंजेस होते हैं बट इतने नहीं होते, और एसएफएम में तो चेंजेस बहुत कम ही होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो मैंने फिर एफआर की क्लास ले ली थी प्रवीण शर्मा सर की, 2019 सितंबर आई थिंक। तो सितंबर में मैंने क्लास ज्वाइन कर ली थी, और उनका सितंबर या अक्टूबर में, और उनका बैच खत्म हो गया था फेब या मार्च तक। तो
आई थिंक सितंबर के बाद ही कोई काफी बैच था। लंबा ही चल गया, 3-4 महीने तो मान के चलो। गोली मारो इसको। उसके बाद में प्रवीण शर्मा सर का जैसे ही मैंने एफआर खत्म किया, उसके बाद मैंने एसएफएम स्टार्ट कर दिया था। तो एसएफएम के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो आपको यूट्यूब में भी काफी वीडियोस अवेलेबल है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो, नो डाउट आपको अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट आए तो आप उसको रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्टडी मैट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। तो एसएफएम, फिर एसएफएम किया, देन आई गो फॉर लॉ। तो धीरे 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 करते मैंने कोचिंग्स को खत्म कर दिया था, बिकॉज देखो कोचिंग डिपेंड करती है कि आप किस सब्जेक्ट कब लेते हो। तो मैं वो नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने कब किस सब्जेक्ट ली, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट पे, आपको सबसे लास्ट में करने की जरूरत है या सबसे पहले की। हाँ, लॉ और ऑडिट, लॉ की आप बाद में लो क्योंकि लॉ में काफी चेंजेस होते हैं, लॉ की आप बाद में लो अगर आप कोचिंग लेते हो तो मैंने अपनी जो 6 मंथ्स की लीव है, 6 मंथ तो डिले हो गया था, वैसे मैंने 5 मंथ्स की ली थी, बट सिंस 1 मंथ का डिले हो गया था अटेम्प्ट में, तो वो 6 मंथ्स की हो गई। तो उसके पहले पहले सारी कोचिंग्स या फिर मेरे को कोई सब्जेक्ट सेल्फ करना है वो सब खत्म कर दिया था। तो मेरे पास जो 5 मंथ्स या और 6 मंथ्स बचे थे वो टोटल रिवीजन के लिए बचे थे। तो उसमें मैंने 3 रिवीजन किए थे, फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, और फाइनल रिवीजन 1.5 डेज का जो मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजी रही थी। तो लास्ट के 5-6 मंथ में मेरे पास नया पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे को सिर्फ रिवीजन करना था। हाँ, उससे पहले कोचिंग्स को मैंने इतना स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता रहा मैं कोचिंग करता रहा या सेल्फ करता रहा। कोचिंग मैंने जैसे बताया कि मैंने सिर्फ एफआर और डीटी की कोचिंग ली थी, तो वो मैंने कर लिया क्योंकि डीटी तो सबसे लास्ट में ली जाती है। मैंने लिया था दिसंबर में, दिसंबर 2020, ठीक है ना। तो वीजी सर का बैच लिया था। तो उसके अलावा सारे सब्जेक्ट सेल्फ थे, तो ये सब खत्म कर दिए। और रिवीजन को फिर मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजाइज किया कि हाँ भी फर्स्ट रिवीजन आई शुड डू इन फर्स्ट 3 मंथ्स, देन सेकंड रिवीजन मेरा 2 महीने में हो जाना चाहिए, फिर लास्ट रिवीजन सिंस 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया था तो थर्ड रिवीजन 1 महीना उसमें हो गया, और फाइनल रिवीजन था। उसमें क्या आपको सब्जेक्ट वाइज आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन किस सब्जेक्ट को देते हो। खत्म करो आप 3 महीने के अंदर फर्स्ट रिवीजन, बट 3 महीने में 90 डेज आप कैसे एलोकेट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सो मेरे केस में क्या था कि ऑन एन एवरेज 7 to 8 डेज या फिर 10 डेज, किसी सब्जेक्ट को 10 डेज, किसी को 7 डेज, ऐसे मैंने एलोकेट किए थे। और सेकेंड डिवीजन में 3 डेज 5 डेज ऐसे एलोकेट किए थे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कैसे एलोकेट करते मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था क्या कि हाँ मतलब इतना मोर देन इनफ? फर्स्ट रिवीजन में तो टोटली ब्लैंक था, बिकॉज एफआर मैंने 2019 में लिया था, और उसके बाद में रिवीजन बीच में कोविड की वजह से थोड़ा बहुत हुआ था, बिकॉज तब ऑफिसेस बंद हो गए थे, तो घर पे था तो थोड़ा बहुत किया था, बट उसके अलावा नहीं किया था मैंने, क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी सॉल्व नहीं किए थे। तो जब फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करना था तो एफआर में मेरे को काफी मेहनत करनी पड़ी। तो ये, हाँ मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई मेरे से। अगर बीच में कहीं और रिवीजन हो जाता इसका तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन हाँ ठीक है, फिर धीरे फर्स्ट रिवीजन में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन सेकंड डिवीजन से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया, तो फाइनल में आते मेरे को इतनी दिक्कत टेस्ट नहीं सीरीज हुई। भी विवेक आपने टेस्ट सीरीज भी अटेंड नहीं की तो मतलब ऐसे नहीं था कि यार एग्जाम से पहले एक बार तो कर लेता हूँ, पता चल जाए, इवेल्युएशन हो जाए, सेल्फ इवेल्युएशन, कहीं मैं गलत तो नहीं लिखता हूँ, आईसीआई के अकॉर्डिंग भी आंसर लिखने पड़ते हैं। करेक्ट। मतलब मैंने देखा है, मैं जब टेस्ट देता हूँ तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, हाँ चलो अपन सही है, कर रहे हैं, याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है। वो चीज कैसे है? मतलब बिना टेस्ट दिए डायरेक्टली आईसीआई वाले करेक्ट। थोड़ा ऐसे डर नहीं, नहीं लगा? फाइनल एग्जाम मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली किसी की, बट मैंने जो मेरे अटेम्प्ट के पहले अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने देखे नहीं थे तब तक, तो मैंने उनको सॉल्व किया था अपने से। मतलब वही एग्जाम का थोड़ा एटमोसफियर बना के 3 घंटे के अंदर अंदर वो पेपर दिए थे। तो उसके अंदर फिर मैंने अपना एवल्यूशन खुद ही किया था, बिकॉज टेस्ट सीरीज मेरे को, मतलब टेस्ट सीरीज काफी अच्छी भी है मार्केट में, लेकिन मेरे को उस टाइम मेरे लिए सुटेबल नहीं लगी, तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली। पास्ट एग्जाम आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और अपने ही फ्रेंड, क्योंकि 2 या 3 अच्छे फ्रेंड होते हैं जिनसे आप इवेलुएट करा लो ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड आंसर्स, सो वो और भी अच्छा रहता है।
टेस्ट वो तो सीरीज अपन भी को करके ही पता चल जाता है कि कितने पानी में होता है, चेक तो करेक्ट फिर भी करेक्ट मालूम होता है। को खुद को ही पता चल जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप खुद को असेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से असेस करवा लो, या फिर अपने ऑफिस में चार्टर्ड होते हैं उनसे असेस करवा लो, तो वो सही रहता है। और टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छी मिल जाती है कि भाई, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे को ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं मिली जिसमें कि मेरे को ऐसा फीडबैक आया कि इवेल्युएशन अच्छा हो रहा है। तो मेरे को वो फीडबैक नहीं मिला किसी से, तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली। लेकिन अगर आपको फीडबैक मिलता है टेस्ट सीरीज का कि हाँ भाई इसकी इवेल्युएशन अच्छी होती है, एज पर आईसी बेंचमार्क होती है, और जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो आपको सफिशिएंट गाइडेंस देते हैं, देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। अदरवाइज आप पास्ट एग्जाम पेपर की स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हो। विवेक, कुछ और प्रॉब्लम्स भी आती है बच्चों को। लाइक 3 ईयर का टर्म है, छोटा नहीं होता। बहुतों राइट के दिमाग में तो आता है कि आर्टिकलशिप स्विच कर लेते हैं यार फर्स्ट ईयर के एंड पे, ठीक है राइट नहीं हैंडल होगा वरना फाइनल रह जाएगी। ओके, ये माइंडसेट भी ऐसे हो जाता है कि ना लोगों से मन नहीं लगता कि ठीक है चेंज कर लेते हैं। डिप्रेशन आते हैं बहुत सारे बीच बीच में, और भी चीजें लाइफ में तो चलती रहती है, कुछ ना कुछ आता जाता रहता ही है। वो सारी चीजें हैंडल कैसे करी। और इवन 8 से 8 का अगर शेड्यूल रहता है, मेरा था, मेरे को पता है, मैं डेली गुड़गांव जाता था फिर आता था। फिर रात को राइट 8 बजे अगर मैं बुक उठा के बैठ भी रहा हूँ ना, तो फिर ऐसे हो जाता था कि नींद आने लग रही है भाई। मतलब राइट। पढ़ाई हो रही है लेकिन कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं होता उस टाइम पे, थकान इतनी हो जाती है बॉडी में। ये सारे फैक्टर्स को कैसे एलिमिनेट किया वन बाय वन। सो पहला तो मैं बताता हूँ स्टडी टाइमिंग्स। तो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, जैसे आपने बोला रात को नहीं हो पाता है, रात को ऑफिस से आते हो, ट्रैवलिंग होती है, ऑफिस का काम का इतना बर्डन आपने हैंडल किया होता है, तो रात को आपका माइंड बिल्कुल ही काम नहीं करता है। मतलब आप इस पोजीशन में होते हो कि आप कुछ भी पढ़ने बैठोगे तो आपको जो चीज 10 मिनट में पढ़नी चाहिए आप 1 घंटा लगा दोगे उस पर, और 1 घंटे बाद बोलोगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। सो रात का टाइम अगर आप ऑफिस का इतना तो थोड़े दिन बीत गए ना, पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो फिर हाँ फिर माइंड ऐसे हो जाता है कि एक सब्जेक्ट आप 10 दिन करो ना, फिर यार ये लगता है दूसरा उठाते हैं, दूसरे से तीसरा, तीसरे पे पहुंचते पहले में जो पढ़ा था वो जीरो। वो सारी राइट। चीजें कैसे। तो ये वाली चीज है कि रात को अगर आप पढ़ने, मेरे केस में तो था कि मैं रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता था, ऑफिस से आने के बाद तो स्पेशली नहीं हो पाता। सो मेरा टाइमिंग जब ऑफिस था तो मेरा टाइमिंग सुबह का ही रहता था, बिकॉज मैंने जब एफआर की क्लास ली तो फेस मतलब सैटेलाइट लाइव क्लासेस थी अर्ली प्रवीण शर्मा मॉर्निंग, सर में, है ना। उनका तो वो 9 होती से है, 9:30 तक का। मॉर्निंग में होती है 6:30 to 9:30 या 10 o'clock। तो वो क्लास मैंने मॉर्निंग में ली थी, और उसकी थोड़ी बहुत अगर मेरे को कोई भी, मेनली रात को आके भी प्रैक्टिस नहीं होती थी मेरी, थोड़ी बहुत अगर मेरे को करनी होती थी या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता था या कॉन्सेप्ट रिवाइज करना रहता था, तो मैं सुबह ही आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देता था। मतलब मॉर्निंग में मैं 4 o'clock उठ जाता था, 4:30 4 o'clock, और आधा 1 घंटा दे के एंड देन क्लास के लिए चला जाता था। तो उसके अलावा उस टाइम मैंने उस पर कोई और टाइम नहीं लगाया, सिर्फ वो आधा 1 घंटा और जो क्लास प्रवीण शर्मा सर की होती थी। प्रवीण शर्मा सर क्लास में भी काफी प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। तो उसमें भी आपको टाइम मिल जाता है बीच बीच में, जैसे वो कोई क्वेश्चन करा रहे हैं और उसमें हाफ एन आवर ले रहे हैं, लेकिन आपका मान लो 10 मिनट्स में हो गया है, 15 मिनट्स में हो गया है, तो बाकी के 15 मिनट आप अपने को दे सकते हो और आप अपने कॉन्सेप्ट चल सकते हो, है ना। तो प्रवीण शर्मा सर का ऐसा था। तो उस टाइम मेरा मॉर्निंग का ही था, फिर मेरा मॉर्निंग का ही रूटीन बन गया। जैसे एफआर खत्म हुआ तो मेरे को एसएफएम भी करना होता था, तो मैं मॉर्निंग में ही करता था, मतलब 5 o'clock to 8 o'clock, बिकॉज आफ्टर दैट ऑफिस जाना होता है। 5 o'clock to 8 o'clock या मान लो 4:30 to 7, और रात को मैं ऑफिस से आते ही सो जाता था। मतलब रात को कुछ भी नहीं करना, 8 बजे 9 बजे घर पहुंचे, खाना खाया और सो गए, 6 7 घंटे की अच्छी नींद ली। फ्रेश माइंड से जब करते हैं ना कुछ, तो एक तो आपको बर्डन फील नहीं होता, दूसरा आपका जो कंसंट्रेशन होता है ना, कुछ लोग रात को स्टडी करते हैं, लेकिन रात को स्टडी आप ऑफिस के साथ करने की क्या प्रॉब्लम है कि आप 8 बजे 9 बजे आओगे, ठीक है ना। वो पूरा आप माइंड में डायरेक्ट, चलता रहता है, बैक ऑफ द माइंड बहुत चीजें चलती रहती है, चाहे कितना भी कंसंट्रेट करो बट वो चलता रहता करेक्ट, तो आप डायरेक्ट तो स्टडी के लिए जा नहीं सकते, आपको 3 या 4 घंटे तो सोना पड़ेगा। तो फिर आप 3 4 घंटे बाद अगर आप बीच में उठ के करते हो ना, तो एक तो आपकी नींद खराब हो जाती है, मतलब अच्छी नींद नहीं आती है। तो है। वो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, वो स्ट्रेटेजी प्रेशर में थोड़ी आ जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। राइट वो बहुत कम लोगों को सूट करती है एक्चुअली, वो रेयर स्ट्रेटेजी है कि हाँ भाई, रेयर बंदा होता है जिसको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई 3 4 घंटे मैं सो वो फिर लेता हूँ। एक्स्ट्रा बंदा है, मतलब फिर वो सब मैनेज कर सकते
2-3 घंटे पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में मैं वापस सो जाऊंगा और फिर ऑफिस जाऊंगा उठने के बाद में। तो आई थिंक आर्टिकलशिप का टाइम यही सही रहता है कि आप रात को आओ, आराम से खाना खाओ और सो जाओ। मॉर्निंग में आप 4-4:30 शुरू में दिक्कत होती है, 2-4 दिन होगी दिक्कत, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। तो वो चीज है कि हाँ सुबह पढ़ो। तो वो एक चीज तो मैंने इससे टैकल की। रही 3 इयर्स 2.5 इयर्स मेरे केस में, तो 2.5 इयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको एक ही एग्जाम के लिए मतलब आप 2.5 साल कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे? 2.5 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो बीच बीच में मेरे को भी होता था। मैं ऐसे नहीं है कि मैं भी एकदम रहता था कि हाँ भाई मेरे को तो दिसंबर में 21 एग्जाम है, नहीं। बीच बीच में मेरे को भी ऐसा होता था यार, काफी टाइम हो गया है, 1 साल हो गया है। अब तो मैंने FR 1 साल हो गया है मेरे को पढ़े हुए, अब मेरे को कुछ याद ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा। तो उस टाइम मैं क्या करता था, जैसे नोट्स होते हैं ना, तो उसको आप सिर्फ 2 दिन दे दो, सैटरडे संडे या संडे, और सिर्फ नोट्स को, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अब सिर्फ नोट्स पढ़ लो बस। ठीक है ना, जो जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, एक बार बस देख लो कि हाँ इस इंडेक्स में ये है या फिर इस चैप्टर में ये है। बस आपके बैक ऑफ द माइंड में ये रहना चाहिए कि आपको सिलेबस पता है। ऐसा ना हो कि आप सिलेबस ही भूल जाओ कि देखो मेरे में तो टोटल इंडेक्स ही आपको नहीं पता कि कितने हैं, या टोटल चैप्टर ही नहीं पता कितने हैं। वैसा केस नहीं होना चाहिए। आपको सिलेबस आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहना चाहिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भूल गए हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो रिस्टोर अपने आप होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप जब रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या है। तो आप जाओगे, चैप्टर खोलोगे, हाँ आपको पता होगा इस चैप्टर में ये है, बस आपको क्वेश्चंस करने में फर्स्ट रिवीजन में थोड़ी दिक्कत आएगी, जो मेरे केस में भी मेरे को आई थी। उसके बाद अच्छे से हो जाएगा। तो FR का ऐसे था। और हाँ, बीच में अब 2.5 साल का गैप है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है। तो मेरे केस में तो क्या था कि जैसे CA इंटर का मैंने केस बताया कि रैंक्स मिस हो गई थी, और ऊपर से सेकंड अटेम्प्ट भी लगा था। तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि इस बार वो मिस्टेक नहीं कर